So hello guys, welcome to my new video. So in this video I will be talking about geography optional and without wasting any time let's start. So what I have decided to is that I will make this video in two parts. So this is the first part of this video and combinedly I will be talking about the resources to follow in preparing geography optional, what was my experience in mains with regard to geography optional, and what is about the view in market that geography optional is a butcher के it has butchering people, एक कसाई की तरह इसने लोगों के कई सारे होप्स को शैटर किया है. तो उसके बारे में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंड दिस थ्री टॉपिक्स विल बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो. And in my second part I will be talking about what we can do to improve our marks in geography optional, and lastly but most importantly I will be talking about what monitorable measures we can take to ensure that we get good marks in geography. So let's start for the video. So first I will बी टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, बिकॉज किसी भी ऑप्शनल को पढ़ने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसका किस सोर्स को हमें रेफ़र करना है, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, क्या है क्या किन बुक्स को पढ़ के ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, किसको नहीं पढ़ना है, और क्या हमें यूज़ करना है और क्या हमें अवॉइड करना है, ये हमें पता होना चाहिए. तो सो अनलाइक जीएस जिसका कोई सेट रिसोर्सेज नहीं होते और कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसको पढ़ने से आपको नॉलेज मिले अपने सब्जेक्ट के बारे में, बट ऑप्शनल में ऐसा नहीं होता है. तो यू हैव सर्टेन बुक्स जिनको आप रेफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए. बट बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये मेरे रिसोर्सेज हों, चाहे किसी और के रिसोर्सेज हों, चाहे किसी थर्ड पर्सन के रिसोर्सेज हों, रिसोर्सेज कभी भी पूरे नहीं होते और रिसोर्सेज से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अकॉर्डिंग टू मी. रिसोर्सेज को पढ़ने से ज़्यादा उनका इंटरनलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ हज़ार चीज़ रहे हैं पर आपने समझा उसमें से कुछ भी नहीं और आपको ये नहीं पता कि आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है और आपने क्या उसमें से लेना है और क्या लिया है आपने, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम. सो कीपिंग दैट इन माइंड लेट्स स्टार्ट. तो एज यू नो दैट जोग्राफ़ी के जो पेपर 1 होता है उसके दो पार्ट होते हैं. फिज़िकल जोग्राफ़ी, हमारे 5 टॉपिक्स होते हैं फिज़िकल जोग्राफ़ी से रिलेटेड, जिसमें ये जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट, देन क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी एंड एनवायरमेंटल जोग्राफ़ी, ये 5 टॉपिक्स होते हैं. तो अगर मैं बात करूँ पहले 3 टॉपिक्स की, दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेट एंड ओशनोग्राफी, तो ये तीनों के लिए सविंदर सिंह की जो फिज़िकल जोग्राफ़ी की बुक आती है दैट इज़ सफिशेंट. एंड रिमेंबर देयर इज़ नो नीड टू डू पीएचडी इन द टॉपिक्स, क्योंकि पीएचडी करना आपका एम नहीं है. आपका एम है मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करना और क्लियर करना पेपर. तो जो सविंदर सिंह की फिज़िकल जोग्राफ़ी की बुक आती है दैट आई थिंक के जो आपका बेसिक पार्ट है उसे कवर करने के लिए दैट विल बी सफिशेंट. सो मूविंग अलॉन्ग, जो दो टॉपिक रहते हैं दैट इज़ बायोजोग्राफ़ी एंड एनवायरमेंटल जोग्राफ़ी, इनके लिए ये बुक सफिशेंट नहीं है. आपको एक्स्ट्रा रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी किसी भी, अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आपने कोई कोचिंग करी है या नहीं भी करी है, तो जो भी मार्केट में कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हो. क्योंकि ये टॉपिक वैसे देखा जाए तो छोटे हैं बट बहुत ही डायनामिक नेचर है इनका. कि अगर मैं बात करूँ एनवायरमेंटल जोग्राफ़ी की, तो अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारा बेसिक है उसके जो आखिरी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉलिसी और एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ हैज़ार्ड्स, ये ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही डायनामिक है और जिनका करंट से रेलिवेंस ज़्यादा है, तो वो आपको इधर नहीं मिलेंगे. तो उनका बेसिक के लिए आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा. तो इन दो पर्टिकुलर के लिए कोई बुक एज सच मेरे सामने तो नहीं आई है. मैंने भी जो बेसिक कोचिंग मटेरियल है उसको ही वो किया था, रेफ़र किया था. तो ये हमारा फिज़िकल जोग्राफ़ी का. अब आप कहेंगे कि इतनी कम एक ही बुक से कैसे काम हो रहा है. देखो, मैंने आई हैव डन
BA इन ऑनर्स इन जोग्राफ़ी। सो हमने सविंदर सिंह के अलावा भी बेरी एंड शॉर्ले एंड स्टॉलर और बहुत सारी ऐसी बुक पढ़ी हैं, पर उनका यहाँ कोई रेलिवेंस नहीं है। बताने को बुक्स आपको 10 तरीके की बुक्स और बताई जा सकती हैं, बट आई डोंट थिंक दे विल सर्व द पर्पस ऑफ दिस पेपर। So moving forward, for now, first I will take paper 2. So as you know that paper 2 is related to geography of India, और उसमें ऐसा कोई कंपार्टमेंटलेशन भी नहीं है कि ये फिज़िकल जोग्राफ़ी से रिलेटेड है और ये ह्यूमन जोग्राफ़ी से रिलेटेड है। टॉपिक्स आर कंटिन्यूस, 10 टॉपिक हैं इन टोटल। तो उसमें जो इनिशियल 4 या 5 टॉपिक हैं दे मोस्टली कंसर्न विद फिज़िकल जोग्राफ़ी, बट मैंने जैसा कि कहा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन है नहीं, तो उसके लिए व्हाट आई फाउंड वाज खुल्लर जी की जो बुक है दैट इज़ वेरी बल्की, बट इट इज़ इनफ। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं खाली, और ये आपकी ह्यूमन जोग्राफ़ी और फिज़िकल जोग्राफ़ी दोनों के लिए ही आई थिंक दोनों को ही सर्व करती है, दोनों का पर्पस सर्व कर देती है, क्योंकि ये बहुत बल्कि बुक है और इसमें सब कुछ है। तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ खुल्लर की बुक जो है। तो दिस बुक यू कैन हैव, दिस बुक यू कैन परचेज़, क्योंकि इट इज़ आई थिंक जब कोई एक ही बुक आपका सारा कुछ मैटर कवर कर रही है, तो आई डोंट थिंक उसके लिए आपको कुछ और अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। प्लस जो भी आपके पास लाइक आई सेड, इफ़ यू हैव डन एनी कोचिंग और यू हैव एनी नोट्स, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन डैट। बट मोस्टली आई थिंक जो पेपर 2 है अपना, दैट इज़ मोर कंसर्न विद डायनामिक कॉन्सेप्ट्स। सो ये बुक्स चाहे आप खुल्लर पढ़ो, चाहे आप कोचिंग नोट्स पढ़ो अपने किसी भी कोचिंग के, तो वो सब आपको एक तरीके से बेसिक आपका बेस बनाने के लिए है, लेकिन आपको उसके ऊपर से जो डायनामिक्स है, उसका जो एग्जांपल्स हुए, केस स्टडीज़ हुई, जो अभी करंट में जो हैपनिंग हो रही है, तो करंट अफेयर को यूज़ करना, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं होता। अपने वही न्यूज़पेपर हो गया या अपनी मैगजीन्स हो गई, इनको आप एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे इस पेपर के लिए, तो दैट विल बी इनफ। सो मूविंग फॉरवर्ड, अपने ह्यूमन जोग्राफ़ी फॉर पेपर 1, इसमें अपने ह्यूमन जोग्राफ़ी में भी अपने 5 टॉपिक्स हैं जो अलग से दे रखे हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जोग्राफ़ी, देन सेकंड इज़ इकोनॉमिक जोग्राफ़ी, एंड देन थर्ड इज़ पॉपुलेशन जोग्राफ़ी एंड प्लस सेटलमेंट जोग्राफ़ी, एंड फोर्थ इज़ रीजनल जोग्राफ़ी, and fifth and last is models and theories. So these 5 topics makes the whole syllabus for human geography. So what I found is this part is very tricky, so we have to tread with caution, because ये पेपर का जो इम्पोर्टेंस है वो रिसेंट ईयर में काफ़ी बढ़ गया है। और जो टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जोग्राफ़ी, इस पे काफ़ी एम्फेसिस हो रहा है पेपर्स में भी, और मार्केट में भी काफ़ी एम्फेसिस है इसमें कि आपको पर्सपेक्टिव पढ़ना या पर्सपेक्टिव आना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स। देन सेकंड इज़ कि अबाउट ह्यूमन जोग्राफ़ी, बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट एंड डायनामिक। तो कोई एक इसके लिए कोई एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो देयर इज़ मल्टीपल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट, लाइक देयर आर मैनी बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स के नोट्स हैं अलग अलग टीचर्स के। सो बहुत कुछ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यू हैव टू ट्रेड विद कॉशन, बिकॉज आपका अगर आप देखो कि अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागोगे तो यू विल लूज ऑन वन इज़ टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड सेकेंड आपके पास इतनी बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी इंफॉर्मेशन की कि आप उसको एसिमुलेट नहीं कर पाओगे। तो एसिमुलेशन विल बिकम टिपिकल टास्क। सो उस चीज़ से बचने के लिए जो मैंने इसमें किया वो ये किया कि जो भी आपकी कोचिंग मटेरियल है, जो भी आपने कोचिंग करी है या नहीं करी है, आप उसको पढ़ सकते हो, रेफ़र कर सकते हो।
और भी जो टॉपर्स ने बताया है आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल के जो मैं बता रहा हूँ वही सब कुछ सही है। और if you want to go to books, what I think is you should go to books only if you are unable to understand any particular topic or a particular concept. कोई आप चीज़ पढ़ रहे हो, आपको आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप लिमिट्स टू ग्रोथ पढ़ रहे हो और आपको वो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है और कैसे वो है, और अगर आपके मटेरियल में, कोचिंग में या नोट्स में आपके पास उसका ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर बुक्स, बट नॉट फॉर ओनली वन टॉपिक। इन टोटल अगर आपको इन 5 टॉपिक्स में आपको ऐसा लगता है कि आपको मैक्सिमम चीज़ों के जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, यू आर नॉट एबल टू गेट दोज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज फ्रॉम योर नोट्स, देन यू कैन श्योरली गो फॉर बुक्स। एंड second part is use extensively. I have used YouTube or Google search. I have extensively used these two things for preparing these 3 or 4 topics, because again वही बात कि ये बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें डायनामिज्म चाहिए आपको। रीजनल ज्योग्राफी में देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलाइजेशन। तो आप रीजनलाइजेशन पढ़ते हो और फिर आप पढ़ते हो वेज टू डिलिनिएट अ रीजन। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो इनका कंसेप्ट बहुत इजी है आपको समझना, कि एक रीजन बहुत बड़ा एक वो है, उसके बड़े रीजन एरिया में 2 अलग अलग रीजन है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। तो ये रीजन जो है वो उसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इन दोनों की यूनिक कैरेक्टर्स को बाहर लाना और इनको एक दूसरे से अलग जो चीज़ें बनाती हैं उसका ही जब हम एनालिसिस करते हैं या डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो दैट बिकम्स अवर पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस ऑफ रीजनलाइजेशन। और फिर कैसे हम इसको डिलिनिएट करते हैं कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बहुत वैसा बेसिक कॉन्सेप्ट है। पर अगर आप इसमें जो नए तरीके यूज़ हो रहे हैं प्लानिंग में, या फिर रीजन का यूज़, रीजन मतलब रीजन कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन जो है उसका यूज़ रीजनल प्लानिंग में कैसे हो रहा है, तो उस सब के लिए आप यूट्यूब या गूगल में जो कई सारे वीडियोज़ आप जो और लोगों ने कर रखी हैं नए नए आइडियाज़, तो उनको आप पढ़ सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। सो कमिंग बैक के अगर कोई बुक्स अगर मैं सजेस्ट करूँ कि कौन सी हैं पढ़ने के लिए, तो जो आम बुक्स हैं वही मैंने पढ़ी हैं और वही मैंने देखी हैं। माजिद हुसैन सर की है ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स है, एंड एक मॉडल्स एंड थ्योरीज़ की बुक है, एक रूपा मेड सिंपल की भी एक ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक्स चलती है। पर मैं अपनी और आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं कि मैंने कभी ये बुक नहीं पढ़ी है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं बस आपको यहाँ पर ऑप्शंस स्टेट कर रहा हूँ। और दूसरी फॉर पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि आजकल का बहुत फेवरेट टॉपिक बन गया है फॉर मैनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो इसमें आर डी दीक्षित भी है और ललिता राणा मैम की एक बुक है ऑन पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट फिर मैं वही बोलूँगा कि इन बुक्स को पढ़ने का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि मैंने पढ़ी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी कोचिंग से अब कोई थ्योरीज़ के लिए आप थ्योरीज़ एक टॉपिक ओनली है, और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे माजिद हुसैन में कवर नहीं होने वाले हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि कौन सी बुक्स में हमारा क्या क्या सिलेबस कवर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं फाइनली बात करूं कि मेरा क्या टेक रहेगा इन बुक्स को पढ़ने का, तो मैं ये बोलूँगा कि इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, तो आप यू कैन बाय दीज बुक्स। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप ये दिमाग में रखें कि इसमें आपका नीड बेस्ड होना चाहिए। तो अगर आपकी नीड है, इफ़ यू रियली थिंक यू शुड हैव दीज बुक्स, तो आप ज़रूर बाय करें। आपको फोमो नहीं होना चाहिए कि बाद में आप सोचें कि यार वो मेरे पास बुक नहीं है, इस वजह से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कोचिंग का जो कोचिंग मटेरियल है वो इनफ नहीं है। तो ये सब आपके साथ नहीं होना चाहिए, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो यही मेरा वो होगा। और अब बात आती है कि अगर इफ़ आई हैव टू सजेस्ट सम कोचिंग मटेरियल, के कौन सा कोचिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, तो कोचिंग मटेरियल के लिए आई वुड से कि ये आप कोचिंग मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो सीधे
तीन जो जानता हूँ मैं मेरे सामने है वो है एक नीतू मैम डायरेक्शन आईएएस के लिए, शब्बीर सर हैं, एंड देयर इज़ हिमांशु सर फ्रॉम गाइडेंस आईएएस। सो इन तीन लोगों के नोट्स हैं मार्केट में जो आई थिंक अच्छे हैं। तो पर्सनली अगर मैं बात करूं, जो मेरा टेक है कि जो नीतू मैम की जो नोट्स हैं वो मैंने अपने 2016 में आई रेड देम, एंड फॉर 2017 अटैम्प्ट आई ऑल्सो रेफर्ड देम, और ये अच्छे नोट्स हैं। इनमें कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जिस वजह से इन नोट्स को हम ना पढ़ें। दे वर गुड। शब्बीर सर के लिए मैं ये बात बोलूँगा कि मैंने ना इनसे कभी पढ़ाई करी है, या ना मैं कभी क्लासेस अटेंड करी हैं, ना मैंने कभी सर के नोट्स पढ़े हैं, बट कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं। कई टॉपर्स ने भी सजेस्ट किया है कि सर के नोट्स अच्छे होते हैं, तो यू कैन ईजिली गो टू करोल बाग एंड check these his material for yourself. So I have no particular thing to say about sir's notes. Finally coming to Himanshu sir guidance IAS notes, तो पर्सनली मैंने सर की क्लास करी है जो 500 प्लस बैच होता है, वो मैंने किया है। सो आई हैव माई ओन नोट्स, प्लस जो भी सर के प्रिंटेड जो फुल फ्लैश्ड क्लास चलती हैं उनके जो सर के प्रिंटेड नोट्स हैं दैट आई ऑल्सो हैव। तो व्हाट आई फेल्ट इज़ कि सर के नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, तो मैं सर के नोट्स को ही पढ़ता हूँ या प्रेफर करता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि सर के नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। पहली बात तो उसमें हर चीज़ कवर हो जाती है, कुछ छूटता ही नहीं। यू विल फाइंड एक्स्ट्रा ही ओनली, ये नहीं होगा कि आपको कुछ कम मिले, एक्स्ट्रा ही मिलेगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज नोट्स हैं और बहुत ही मतलब एक वे में लिखे गए हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी बल्कि हो जाता है ये भी। तो अगर आप सोच रहे हो कि छोटे हैं, छोटे नहीं, काफ़ी बल्कि हैं। तो बट मेरे लिए ये है कि मेरे लिए ये वन स्टॉप सेंटर है कि अगर कोई भी चीज़ मुझे रेफ़र करनी है तो ये, क्योंकि मैंने सर के जो अपने ये पर्सपेक्टिव के नोट्स थे वो मैंने सर के यहाँ से ही, सर के ही मैंने नोट्स पढ़े, और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मुझे सर के नोट्स को पढ़ने से काफ़ी अच्छी तरीके से मिली, बियरिंग 1 or 2 टॉपिक्स। तो मेरा पर्सनल टेक अगर इसमें कोई मुझसे पूछेगा कि अगर आप किसको सजेस्ट करना चाहेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आई विड गो विद गाइडेंस आईएएस नोट्स, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता ही दिए हैं। नीतू मैम के भी अच्छे हैं। जस्ट टू लेट यू नो दैट यू ऑल नो अबाउट एज सेक्स पिरामिड्स जो हम यूज़ करते हैं अपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। सो व्हेन आई वाज रीडिंग नीतू मैम्स नोट for my 2017 attempt, I came across a term which she was referring in her notes as A-sex cohorts. So apart from इन दोनों वर्ड्स के अलावा मुझे और कोई अंतर नहीं मिला। जो टॉपिक पढ़ते हैं हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की, तो उसमें मुझे बस मैम के नोट्स में और जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स थे उसमें बस इसका ही अंतर मिला कि आई वाज यूजिंग पिरामिड एंड शी वाज यूजिंग कोहॉर्ट्स। तो अच्छा हो सकता है, ऐसी बात नहीं। मैंने मैम के नोट्स पढ़े हैं एंड आई वाज एबल टू स्कोर 261 मार्क्स। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैम के नोट्स बोले हैं, बट एक एनालिसिस के ये अंतर मुझे उस पूरे टॉपिक में दिखा था। तो दिस इज़ माई टेक कि आप सर के नोट्स के साथ जा सकते हैं वेरी सेफली, क्योंकि वो आपको सब कुछ कवर कर लेंगे। बट अगेन अ डिस्क्लेमर, वट एवर आई एम सेइंग टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज आई कैन नॉट इंश्योर कि इसको पढ़ने से सब कुछ आएगा, इसको पढ़ने से नहीं आने वाला। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि कोचिंग के नोट्स कैन बी योर बेस। तो बुक्स में, क्योंकि सी फ्रेंड्स, बुक्स बुक्स आर नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी डिमांड। वो एक स्कॉलर और एक पीएचडी स्कॉलर और एक रिसर्च के पर्पस से लिखी जाती हैं, तो आप उनसे टॉपिक्स को समझ सकते हैं, बट दे आर नॉट रेडीमेड फॉर योर यूपीएससी डिमांड। बट कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, मैम के नोट्स हुए, सर के नोट्स, दे आर मेड अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड्स। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नाउ coming to my mains experience, my personal experience with mains. So as you know that I have given 2 mains with geography. So जो 2 मेंस मैंने ज्योग्राफी के साथ दिए हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आई गॉट 261 इन 2017 एंड 259 इन 2020।
तो इसमें अगर आप देखें वैसे यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को -2 मार्क्स का मतलब वो हुआ है, लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2017 से 2020 तक आते आते पेपर का लेवल काफ़ी बढ़ा है। तो ये इजी के टाइम में उतने मार्क्स थे और ये टफ़ टाइम में, क्योंकि ये मैंने जैसा कि बताया 2020 में जो हाईएस्ट मार्क्स थे, डेट आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मैंने देखा है कि 289 थे। तो जो टॉपर से अंतर था वो डेट वाज अबाउट 30 मार्क्स। तो ये ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर जो टॉपर का स्कोर था उस साल के वो 320 था अराउंड, तो 1420 अराउंड 59 मार्क्स का जो गैप था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्टिकुलरली। और पर्टिकुलरली अगर मेरे से पूछें तो आई थिंक आई फाउंड पेपर 1 मोर टिपिकल, नॉट टिपिकल बट मोर चैलेंजिंग. It was challenging to me rather than paper in comparison to paper 2, because paper 2 is you are reading it as an optional, but it has certain relevance with GS also. GS1 or GS2 or GS3, there are many topics जो directly क्या कहते हैं ओवरलैप होते हैं पेपर 2 से, जोग्राफी ऑफ इंडिया से। तो उसको अटैम्प्ट करना कभी मुश्किल मेरे लिए नहीं हुआ, बट हाँ पेपर 2 इज़ चैलेंजिंग, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे आते हैं जो आपने कई बार सुने नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं हुई। सो कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट, तो मेरी मार्क्स आई फील के 5 to 10 मार्क्स जो है मेरे, ये आर अराउंड एवरेज, लिटिल अबव और अराउंड एवरेज मार्क्स है मेरे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। But in recent years, I have seen people and many aspirants who take geography optional, they are struggling. But I can see that कई लोगों को मैंने देखा जिनके पेपर 2 में 150 प्लस भी मार्क्स आए हैं, बट पेपर 1 में दे आर स्ट्रगलिंग, और 114 या 114, 120 मार्क्स दे आर, 110 मार्क्स दे आर गेटिंग। सो ऑल ओवर जो है पेपर 1 का इफेक्ट वो होता है कि उनके मार्क्स नीचे आ जाते हैं, तो दे आर स्कोरिंग लेस देन 250 मार्क्स। तो ऐसा मैंने होते हुए देखा है कई बार। सो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं अपने मार्क्स, तो ठीक है, अच्छे रेंज में है। व्हाट आई फील इज़ कि सिलेक्शन के लिए यू नीड मोर देन 280 मार्क्स। सो एंड obviously there is no ceiling limit, you can score as much you want, and if you study you can create many records. But since 2016 I think, last was 2017 attempt, when I saw that 300 marks or plus is very rare now in geography. और उसका कई सारे रीज़न हो सकते हैं जो मैं आगे टॉपिक में बताऊंगा आपको। बट व्हाट आई थिंक इज़ के एनी सीरियस एस्पिरेंट शुड आइडियली एम फॉर 300 marks in geography optional. But if they are getting 280 marks also, or in this range if you are getting marks, so I think it is a very good score, good enough to make you clear the mains and get your name in the list also. So this is my analysis. Now coming to our last topic of our video, that is geography a butcher? So my answer is absolutely not. Why? There are many reasons. See, this is my personal opinion, so you may like it or not like it, but what I think is, हर साल मैं ये देखता हूँ कि हर रिज़ल्ट के बाद, ज्योग्राफी के मार्क्स के बाद, टॉपर्स आने के बाद एक वेव आती है। उस वेव में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोचिंग के स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया होता है और एक पर्टिकुलर कोचिंग ने अच्छा नहीं किया होता है। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ हमारा जो हमारे जो नोट्स हैं, या जो मैं अभी बोल रहा था मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, दे आर जनरली सेम। तो सेम होने की वजह से क्या होता है कि वी ऑल आर स्टडिंग सेम मटेरियल, और इफ़ आई मे से सो दैट व्हेन वी आर इनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर कोचिंग, तो हम उस कोचिंग की जो एक सेट पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उससे हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और हमारे आंसर लिखने का, आंसर राइटिंग का जो हमारा एक जो वे होता है
that becomes influenced by that particular coaching. So मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग क्लियर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 2-2500 बच्चे पेपर दे रहे हैं जो मेंस लिख रहे हैं, 3-2500 या 3000 बच्चे जिनके पास जियो ऑप्शनल है, सो मोर और लेस वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग या एक ट्रेंड के हिसाब से लिखते हैं। और होता क्या है कि जब हम उसी ट्रेंड के हिसाब से एक एग्ज़ामिनर के पास, एक इवेल्यूएटर के पास जब कॉपीज़ जाती हैं ना, तो वो बोरिंग हो जाता है काफ़ी उसके लिए। तो फिर इसी वजह से क्या है ना, हमें एक एवरेज मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अब जिसने अच्छा लिखा है उसको एवरेज मिल जाएंगे या थोड़ा एवरेज से ज़्यादा मिल जाएंगे, पर जिसने बुरा लिखा है उसको वो उसको पिनलाइज भी होगा। तो ऐसा बात नहीं है, तो बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए जो रिसेंटली हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ज्योग्राफी इज़ अ बुचर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऑप्शनल बुचर भी हो सकता है और इट कैन बी अ किंग मेकर ऑल्सो। इट कैन मेक और ब्रेक योर चांसेस टू गेट इनटू द फाइनल लिस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ज्योग्राफी में मार्क्स कम आ रहे हैं तो एंथ्रो में या पॉलिटी PSIR में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, ऐसा भी कुछ नहीं है। दे आर ऑल्सो गेटिंग द सेम मार्क्स। तो सोशोलॉजी भी काफ़ी बच्चों का ऑप्शनल रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सोशोलॉजी और अगर ज्योग्राफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। बात ये था कि रिसेंट ईयर्स में 2016-2017 के आसपास में बहुत सारे बच्चों ने ज्योग्राफी एज आ ऑप्शनल ले लिया। तो UPSC भी इस चीज़ को देखती है, तो इक्वलाइज़ करने के लिए उसने लेवल को थोड़ा बढ़ाया, पेपर के लेवल्स को थोड़ा बढ़ा दिया। तो लोग इल प्रिपेयर्ड आते हैं, तो क्या कर सकते हैं उसका, तो उससे तो कुछ होगा। एंड दूसरी चीज़, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी इज़ नॉट अ बुचर, कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है या मैंने अपनी ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में करी है तो मैं आपसे ये बोलूँ कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लो। वो तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि मैं अपना ही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मार्केट में और बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मेरा है तो आप मेरा ही खरीदें। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है कि UPSC 3 चीज़ों को बहुत रिवॉर्ड करती है, जो मेरे हिसाब से 3 C's हैं। वो हैं क्रिएटिविटी, कॉमन सेंस और लास्ट इज़ क्लैरिटी। अगर आप इन 3 चीज़ों को पजेस करते हैं ना, आप ये लिख के ले लीजिए, यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्यों मैं ये बात बोलता हूँ क्रिएटिविटी, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी कि जिस पेपर में मुझे लगता है कि मेरा अच्छा नहीं गया, आई एम गेटिंग मोर मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर पेपर। वो इसलिए होता है कि जहाँ मुझे नहीं आता, आंसर को मैं खाली नहीं छोड़ सकता ना, तो इसलिए आई राइट समथिंग एंड राइट इट इन अ वेरी क्रिएटिव मैनर, बिकॉज आई हैव लेस टाइम में आई हैव टू राइट मोर। तो उसको देखते हुए मैं अपनी क्रिएटिविटी को टैप कर रहा हूँ, और क्रिएटिविटी से मेरे मार्क्स उतना डिप नहीं ले रहे जितना मुझे लगता है, बल्कि ज़्यादा आ जाते हैं। और क्लैरिटी, कॉमन सेंस के बारे में हम सभी जानते हैं, एंड क्लैरिटी ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी से होनी चाहिए। ये अगर आप में ये चीज़ें हैं, तो अगर ये 3 चीज़ हैं आपके पास, 3 C's, इफ़ यू पोजेस दीज 3 C's, आई थिंक एनी ऑप्शनल विल डू गुड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी, अगर आपके पास ये 3 चीज़ें, और इसमें भी अगर मैं बोलूँगा कि क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है। क्रिएटिविटी अगर आपके पास है तो आपकी आंसर कॉपी ना बहुत अलग दिखेगी आपको, आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि लोगों से ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। आप पर्टिकुलर किसी कोचिंग के मटेरियल को फॉलो करते हैं और आप वैसा ही आंसर लिखने लग जाते हो, तो फिर जब 100 बच्चे सेम आंसर लिखेंगे, सेम आंसर में वो इफ़ेक्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर जो उनका वे ऑफ राइटिंग है वो अगर सेम है तो आई डोंट थिंक कि वो रिवॉर्ड होगा। जैसे ही कोई पहला बंदा आएगा या बंदी आएगी, ही कैन बी ही और शी, जो अपनी क्रिएटिविटी को टैप करके और उसको उसी कंटेंट को बस अपने क्रिएटिव वे में लिख रहा है, आई एम श्योर कि उसको 10 से 12 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, आराम से एक्स्ट्रा। को ध्यान में रखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, एंड प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू दैट। सो दिस concludes my first part of this video. In the other part, I will be talking about how to improve your marks in geography optional if you are getting, like me, if you are getting low marks. So what I am doing, I will be sharing those things in my next video. And there is a thing which I want from you guys. अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको
कुछ ऐसा लगता है कि जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ को लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि मैं वीडियोस बनाऊं तो किस चीज़ के लिए बनाऊं। क्योंकि अभी मैं अपने हिसाब से वीडियोस बना रहा हूं जो मुझे लगता है, मुझे सामने से डिमांड नहीं पता है। तो टू नो दैट डिमांड, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ to please write down something in comment, whatever you want to know from me. I know there are lots of creator and content creators are there on YouTube, but I am talking specifically about geography optional. So if you have any questions, any doubt with regard to geography optional, I will be happy to share my insight with you all. So after seeing it, let's stop.